स्टूडेंट्स, आज हम पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, पेडागोजी ऑफ मैथ्स और पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर करेंगे मेथड्स। इससे पहले वाली वीडियो में मेथड्स क्या होते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम लोग कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लेना, तो वहाँ पर आपको टीचिंग मेथड्स की मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट मेथड, ये है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। क्या है ये? प्रोजेक्ट मेथड। तो जॉन डीवी जो है, जॉन डीवी इज़ द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, और इसके ऊपर किलपैट्रिक ने भी बहुत वर्क किया है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि फाउंडर आ रहा है या डेवलपर आ रहा है, कौन आ रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखकर उसका आंसर करना। और इसमें से आपके CTET, HTET में भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड में होता क्या है। आपको स्टेप्स दे देंगे, इनको सीक्वेंस में लगाना बोल देंगे। ठीक है, इसका फाउंडर पूछ लेंगे, इसका डेवलपर पूछ लेंगे। जब भी फाउंडर आएगा तो जॉन डीवी आएगा, अगर डेवलपर आता है तो किलपैट्रिक का नाम ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके इस मेथड पे उन्होंने भी बहुत काम किया है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड है क्या। प्रोजेक्ट मेथड इज़ अ मॉडर्न कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। जब आप किसी एक काम को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकली भी कर देखते हो, तब हम उसको नाम दे देते हैं कि प्रोजेक्ट। अगर थ्योरी है तो हम क्या देते हैं, क्वेश्चन है कि हमने ये वाला क्वेश्चन लर्न करना है। लेकिन जब थ्योरी के साथ हमें उसके डायग्राम बनाने हैं, उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखनी है, उसके लिए हमें डाटा इकट्ठा करना है, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, प्रोजेक्ट। क्लियर है? जॉन डीवी वॉज द फाउंडर ऑफ दिस मेथड। ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। क्या नाम है? लर्निंग बाय डूइंग। इसको हम लर्निंग बाय डूइंग भी कह देते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो है एक ऐसी एक्टिविटी है जो विलिंगली अंडरटेक की जाती है बाय द स्टूडेंट्स, इन विच एम्फसिस इज पुट ऑन लर्निंग बाय डूइंग। जब भी हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करेंगे, इसके पीछे एक फिलॉसफी भी काम करती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सी फिलॉसफी काम करती है, पता है? इसके पीछे प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी है, वो काम करती है कि मीन्स रियलिटी। यहाँ पर कोई कल्पना नहीं होगी, रियल सिचुएशंस होंगी, उनके अंदर बच्चों को काम करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। इसको लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पर कोई भी चीज़ क्रैम नहीं करनी। ठीक है, कुछ भी हमने रट्टे नहीं मारने, समझने हैं, सिचुएशन देनी है, उस सिचुएशन में आप कैसे अपना परफॉर्मेंस देते हो वो चीज़ यहाँ पर नोट डाउन होएगी। सपोज करो कि आपको ड्राइंग बनाने के लिए दे दी, ठीक है, तो हर एक बच्चे के हाथ में पेंसिल, स्केच, कलर्स होंगे। ये नहीं है कि कोई बच्चा हवा में ही महल बना रहा है, नहीं। हर एक बच्चा हर एक क्रिएटिविटी अपने हाथ से करके देखेगा। तब दैट्स वाई वी आर सेइंग इट लर्निंग बाय डूइंग। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। द रोल ऑफ द टीचर इज़ लाइक अ गाइड और हेल्पर। टीचर सिर्फ पुशअप करेगा, उनको उनके बिहाफ पे काम नहीं करेगा। आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, आप लोगों ने भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने बच्चों को कुछ सिखाओ, आपने सिर्फ देख के उनको ऑब्जर्व करना है, गाइड करना है, गो स्ट्रेट, टर्न राउट, ऐसे करना है। आपने खुद ने नहीं मुड़ना, उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी है, उनको सिर्फ गाइड करना है अपने बच्चों को। In this method, teaching method and syllabus are decided from the point of view of students। कि जितना भी सिलेबस होगा वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड किया जाता है, उनके अकॉर्डिंगली होता है, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंगली होगा। भी कोई भी ऐसा काम नहीं होगा कि अब 7th का बच्चा है और उसको कोई +1 की थ्योरम नहीं दी जाएगी, उनको कोई +1 का प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा। तो 7th क्लास का बच्चा है तो प्रोजेक्ट कैसा होगा, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तभी इस मेथड का फ्रूट हमें मिल सकता है, फल हमें मिल सकता है। अगर हम बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो जो आउटपुट हमें चाहिए वो हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। क्लियर है? डेफिनेशंस देखते हैं। डेफिनेशन है कि प्रोजेक्ट क्या है,
एक प्रॉब्लमेटिकली एक्ट है, कैरी टू कंप्लीशन इन नेचुरल सेटिंग। प्रोजेक्ट को हमने बोल दिया कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमने दे दी बच्चों को, ठीक है, जो कि नेचुरल सेटिंग में होगी। ये नहीं है कि आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं होगा उसमें। अब आपने वो देखा है, रोप क्लाइंबिंग देखी है, रस्सी के ऊपर चढ़ना देखा है, तो वो एक ग्राउंड में बच्चों की हाइट वाइट के अकॉर्डिंगली बच्चों को रस्सियाँ दे दी जाएंगी, आप क्लाइंब करो, गांठ बांध के ऊपर चढ़ना। तो ये क्या है, ये भी एक प्रोजेक्ट है कि देखते हैं कि कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। ये मैं भी सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि जब भी बच्चों को एक एक्ट किया जाएगा वो प्रॉब्लमेटिक होगा, कि वो बच्चे अपनी सूझबूझ से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने आसपास को देखकर उसको डन करेंगे। नेचुरल सेटिंग होगी, कोई आर्टिफिशियल सेटिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए प्रोजेक्ट इज़ अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज़ बिन इम्पार्टेड इनटू द स्कूल, कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रियल है, बिल्कुल रियल नहीं हम कह सकते इसको, पर 80% वो रियल सिचुएशंस होंगी। जैसे पीछे एक प्रोजेक्ट चला था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, 14-15 में था, सफाई अभियान था, ठीक है, शायद आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा। तब वो क्या था, वो भी एक प्रोजेक्ट था हर क्लास के अकॉर्डिंगली, कि आपको एक पोर्शन दे दिया कि आप उसको क्लीन करके दिखाओ, ठीक है, रोड पे चले जाए, सोसाइटी में चले गए या स्कूल के किसी एक पार्ट पे। तो वो क्या था, एक एक्ट था, एक सिचुएशंस थी कि जहाँ पर हर बच्चे ने अपने अकॉर्डिंगली काम करना है। इंडिविजुअली भी हम दे सकते हैं और ग्रुप में भी हम प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एक अंश है रियल लाइफ का, जो कि हम स्कूल में लेकर आए हैं, ठीक है। कई बार हमें हमारे पेरेंट्स भी समझाते हैं कि आप लोग लड़कियां हो, जैसे हम लड़कियां हैं, कि आप ससुराल जाओगे तो आपको कैसा बिहेव करना है। तो अभी हम गए तो नहीं ना, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी हमें पहले ही कराते हैं ना। तो वो भी क्या है, इसी तरीके से स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों को कि आने वाली प्रॉब्लम से कि वो कैसे कोप अप करें, उसकी प्रैक्टिस, उसकी तैयारी उनको प्रोजेक्ट के रूप में करवाई जाती है। समझ में आ गया, ठीक है, कि एक रियल लाइफ सिचुएशंस होंगी, बच्चे उसके अंदर, हम मुसीबत कह सकते हैं हम कि डालेंगे, बच्चे उसके अंदर से देखते हैं कि कितने अच्छे से उभर कर बाहर आएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। क्लियर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, होल हार्टेड, कि अगर आप कोई स्कूल या कोई टीचर आपको प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कराता है तो आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसे होनी चाहिए, होल हार्टेड, कि आपने पूरे दिल से उसको करना है, हाफ से नहीं करना, क्योंकि अगर आप अधूरे से करोगे तो उसका आउटपुट भी कैसा आएगा, अधूरा ही आएगा, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट आप उठाते हो, स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले माइंड में रखना है कि हमने फुल हार्टेड हमने उसको एक्सेप्ट करना है, और हमने उसमें अपनी आउटपुट जो देनी है वो 100% देनी है, ठीक है, इनपुट सॉरी, तभी हमारी आउटपुट जो आएगी अच्छी आएगी। देन पर्पसफुल एक्टिविटी, कोई भी जो प्रोजेक्ट होगा वो पर्पसफुल होना चाहिए, ठीक है। देन यूजफुल फॉर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, कि स्कूल में तो कराया जा रहा है पर लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसको हम बाहर लाइफ में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो एक प्रोजेक्ट आया कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, ठीक है, तो क्या हैंड राइटिंग की इम्प्रूवमेंट सिर्फ स्कूल में ही काम आएगी, आउटसाइड द स्कूल काम नहीं आएगी, आएगी ना। तो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सारे प्रोजेक्ट ऐसे होंगे कि जो इनसाइड द स्कूल भी काम आते हैं और आउटसाइड द स्कूल भी काम, बेसिकली आपकी रियल लाइफ में भी वो जो है प्रोजेक्ट काम में लाए जाएंगे, ठीक है। देन है आपके पास कोऑपरेशन एक्टिविटी। अब प्रोजेक्ट का हमने नाम दिया इसको, इसके बाद हम इसके टाइप होते हैं, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप। तो अगर ग्रुप प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो विदाउट कोऑपरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। अब मान लो कि कोई कंपटीशन करा दिया, ग्रुप में बना दिए, 4 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, लेकिन 4 बच्चे ऐसे हैं जो आपस में बोलते ही नहीं हैं, ठीक है, या आप बोलते नहीं हैं या उनकी आपस में खींचातानी है, तो क्या वो ग्रुप है वो कुछ कर सकेगा, हारेगा तो सही ना, ठीक है। तो कोऑपरेशन की इम्पोर्टेंस उस
टाइम समझ में आती है जब कोई प्रोजेक्ट फेल होता है, ठीक है, कि कई बार हमारे घर में भी हम लोग बोलते हैं ना कि एक का नहीं है, कहते हैं ना, नॉर्मल सी वो जब बात होती है। तो कोऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह काम आएगी। अगर आप खुद से कोऑपरेट हो तो आपको भी लोग आके कोऑपरेट करेंगे, अगर आप कोऑपरेट नहीं करते तो आपको भी कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। तो प्रोजेक्ट मेथड की कुछ एक लगा लो कि उसकी बैकबोन है कि कोऑपरेशन चाहिए, हमें पर्पसफुल होना चाहिए, इनके बिना उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो और आपने ये भावनाएं नहीं सीखी तब भी उस मेथड का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है लॉजिकल पावर। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट के थ्रू एक्टिविटी करते हैं तो उससे बच्चों की लॉजिकल पावर जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि उनको एक सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर रहकर वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली आंसर लेके आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस कि यहाँ पर जितना भी होगा, जितनी भी आउटपुट आएगी वो बच्चों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आएगी। फर्स्ट टाइम अगर आपने मान लो कि कोई एक गेम करी है गेम खेली है तो उसमें आपके मार्क्स कम आएंगे। सेकंड टाइम खेलोगे थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी, थर्ड टाइम खेलोगे, फ्रिक्वेंटली खेलते रहोगे उस चीज़ को तो आप प्रोफेशनल बन सकते हो, है ना, प्रो। कई बार हम लोग बच्चों को वो सिखाते हैं, बैडमिंटन सिखाते हैं, तो कई बार स्टार्टिंग में शटल नहीं उठा पाते, लेकिन जब कुछ दिन वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो कहते हैं ना कि प्रोफेशनल वाली फीलिंग आ रही है जब शॉट उठाते हैं, शटल मारते हैं। तो वो क्या है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। जितना एक्सपीरियंस बच्चों को होता रहेगा उनकी आउटपुट उतनी बेटर होती रहेगी, ठीक है। देन बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, इसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट उठाया जाएगा वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली होगा। अब थोड़े दिन पहले जब हमने पैंडेमिक पीरियड को फेस किया है तो आप लोगों ने खुद भी बहुत चीज़ें देखी होंगी कि आपके स्कूल्स में मास्क का कैसे यूज़ करना है, सैनिटाइज कैसे करना है, कितने प्रोजेक्ट, कितने जो हैं बच्चों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट की मांग यही थी, टाइम की मांग यही थी, ठीक है। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। समझ में आए? रिपीट करने की जरूरत है नहीं? उसके बाद हम टाइप वैसे डिस्कस हम कर चुके हैं कि दो तरह का ये हो सकता है, इंडिविजुअली और ग्रुप, ठीक है। हम अगर कोई गेम भी खेलते हैं तो बच्चा खुद से भी वही अकेला गेम भी खेल लेता है और वही सेम गेम हम ग्रुप में भी खेलते हैं। जब हम अकेले खेलते हैं तब हमारा स्टेट ऑफ माइंड कुछ और होता है, जब हम ग्रुप में खेलते हैं तब स्टेट ऑफ माइंड कुछ और होता है ना। कि अगर हम ग्राउंड में खेल रहे हैं, अगर 8 लोग एक साइड हैं, 8 लोग एक साइड हैं, तो जो 8 एक साइड हैं उन सबको आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैच तो हारोगे ही हारोगे, नहीं तो चोट लगने की पॉसिबिलिटी है, लड़ाई होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा होंगे अगर हम वहाँ पे कोऑपरेशन नहीं होगा, आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो, ठीक है। तो इंडिविजुअल के अलग रूल्स हैं और ग्रुप के अलग रूल्स हैं, उन दोनों को हमें ध्यान में रखकर ही काम करना है। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, बहुत इजी से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। बता सकते हो? जब भी बीइंग अ टीचर जब भी आप क्लासरूम में जाओगे और प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, पर्पस। अगर वो पर्पस लेस है तो कोई भी बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। अभी थोड़े से पहले की बात है कि आप सबके पास इंग्लिश नहीं थी, ठीक है। आप लोगों ने चाहे टॉपिक आपके लर्निंग का था, समझ सकते थे, पर लेकिन बच्चों ने क्या था, लेस इंटरेस्ट शो किया ना, क्योंकि वो उनके पर्पस का नहीं था, ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट होना चाहिए वो पर्पसफुल होना चाहिए, वो बच्चों के उद्देश्य के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, आप बताओ कि क्या अगर खुला छोड़ दिया जाए तब आउटपुट अच्छा आएगा या अगर स्ट्रिक्टली परफॉर्म करवाया जाएगा तो आउटपुट अच्छा आएगा? फ्रीडम से आएगा। कैसे आएगा? जब बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम मिलेगी तो वो अपने जो अंदर के
डिपेंड, इसके लिए भी डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन फ्रीडम देने वाली है तो गो फॉर इट, कि हाँ बच्चों को आप खुला छोड़ दो, फ्रीडम दे दो, वो अपने हिसाब से कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं पर लगता है कि फुल्ली 100% फ्रीडम देने की ज़रूरत नहीं है, कि बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, तब वहाँ पर जो है टीचर कुछ स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से अगर क्रिएटिविटी का कोई वर्क है तो बच्चों को पूरी फ्रीडम दे देनी चाहिए कि हाँ आप अपने भी हाफ पर करो। लेकिन अगर कोई ग्रुप की एक्टिविटी है तब वहाँ पर फुल्ली फ्रीडम देना सही नहीं है। डिपेंड करेगा कि अगर बच्चे छोटे हैं, इमेच्योर हैं तो, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, हर बार जब आप प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे, प्रोजेक्ट लेकर आओगे, आपका खुद का एक्सपेरिमेंट होगा वो, क्योंकि आपको नहीं पता कि बच्चे किस हिसाब से बिहेव करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर बार क्लास आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि आपने 7th में कराया, नेक्स्ट ईयर फिर सिलेबस में वही था, तो नेक्स्ट ईयर वो 7th तो नहीं होएगी ना। तो हर बार आपके लिए क्या होगा, वो एक्सपेरिमेंट। सेम बच्चों के लिए भी हर बार वो क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंट होगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, अभी तक हम यही बात करते आए हैं कि सिचुएशंस कैसी होंगी जो रियल लाइफ से लिंक अप होंगी, रियलिटी के आसपास घूमने वाली होंगी। जैसे अभी हमने हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट की बात की थी, प्लेग्राउंड की बात की थी, तो ये सारी सिचुएशंस कैसी हैं, रियल हैं, कोई हाइपोथेसिस नहीं है, कोई फेक नहीं है, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ये वही पर्पसफुल वाली होनी चाहिए कि उनका बच्चों को कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता नज़र आनी चाहिए। अगर बच्चों के लिए वो उपयोग नहीं है तो बच्चे उसको इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर बच्चों के लिए उपयोगी है तो सारे बच्चे फुल हार्टेड उस चीज़ को इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाएंगे। क्लियर। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रोजेक्ट का नाम ही क्या है, एक्टिविटीज़ की लर्निंग बाय डूइंग करनी है और कोई ना कोई एक्टिविटी वहाँ पर हमने इन्वॉल्व करनी है। तो क्लियर हो गए, यहाँ तक हो गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके टाइप और इसकी प्रिंसिपल्स। जब भी आप कोई भी मेथड करोगे उन मेथड्स के अंदर स्टेप्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन की बात है कि जब आप अपने पेपर के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, आप सब कुछ लिख लो, अगर स्टेप छोड़ देते हो तो नंबर कम आएंगे, ठीक है। जितने भी मेथड्स हैं अगर उनमें स्टेप्स बने हुए हैं तो आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी मेरिट डीमेरिट तक हम काम चला सकते हैं, ठीक है। तो कुछ 2-4 मेथड हैं कि जहाँ पर स्टेप्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टेप्स का मतलब क्या हुआ, स्टेप्स किसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेजेस भी बोल सकते हैं, कि पहले ये चीज़ घटना घटेगी फिर ये घटेगी, यानी कि आप पहले लेवल 1 पे आओगे, फिर लेवल 2 पे आओगे, फिर लेवल 3 पे आओगे, फिर आगे आप लेवल्स की तरफ बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिचुएशंस देनी है। आपने बच्चों को क्लासरूम में 3-4 प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपने क्या किया, टीचर एक सिचुएशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद सिलेक्शन, आपने सपोज करो कि कोई फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन के लिए मैम ने बोल दिया कि एक सिंगिंग होगी, एक ग्रुप डांस होगा, कोई मोनो एक्टिंग होगी, 4-5 ऑप्शंस आपको दे दिए। आपने क्या किया, सेलेक्ट किया कोई एक या कोई 2, मैक्सिमम की लिमिट भी टीचर जो है वो प्रोवाइड करा देगा। तो पहला क्या चीज़ हुई, फर्स्ट क्या था, सिचुएशंस दी गई, सिचुएशंस बताई गई कि क्या क्या आप कर सकते हो। उसके बाद सेकंड काम किसका शुरू हुआ, सिलेक्शन का। सिलेक्शन कौन करेगा, बच्चे भी कर सकते हैं और टीचर भी दे सकता है, ठीक है। अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं तो सिलेक्शन कौन करेगा, बच्चा करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको अपना इंटरेस्ट पता होता है। पर लेकिन टीचर कई बार कहता है कि बच्चा थोड़ा सा शर्मीला है, वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, लेकिन टीचर को पता है कि ये बच्चा कर सकता है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए टीचर भी दे सकता है कि ये तो आपने ही करना है, ठीक है। तो मैंने पहले भी यही कहा कि डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक है। देन क्या होगा, प्लानिंग। सपोज करो आपने एक सॉन्ग चूज़ कर लिया कि मैं एक सॉन्ग गाऊंगी, सॉन्ग इंडिविजुअल होगा, सोलो परफॉर्मेंस होगी, उसके ऊपर आप प्लानिंग करोगे कौन सा गाना होना चाहिए,
ठीक है। तो बहुत बार बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सारे गाने हैं, आपको खुद को भी बहुत सारे गाने आते होंगे, लेकिन एक गाना आपको चूज़ करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, ड्रेसअप देखना पड़ेगा, अगर ग्रुप है तो पूरे ग्रुप को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारा काम जो है वो प्लान करना पड़ता है। क्लियर है प्लान तक? पहला काम क्या है? सिचुएशंस देनी है, सिलेक्शन करनी है, प्लानिंग करनी है। क्लियर है? प्लानिंग के बाद क्या होगा? एग्जीक्यूशन, कि मीन्स कि आप अपने घर से सब कुछ तैयार करके आए हो, फाइनली आपने वो परफॉर्मेंस का दिन आ गया आपका, कि जो फंक्शन के लिए हम प्रोजेक्ट बना कर चल रहे थे, कि आप जिसकी तैयारी कर रहे थे, वो आज दिन उसका एग्जीक्यूशन का वो सेम डे आ गया कि आपने वहाँ पर क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट कर देना, आपने अपनी परफॉर्मेंस दे देनी है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन होगा, देखा जाएगा कि कितने बच्चों में से कितनों का क्या अच्छा रहा, किसका बुरा रहा, किसका एक्सपीरियंस क्या रहा, वो सब यहाँ पे इवैल्यूएशन डन होगी। बच्चे के अपने भी हाफ पे होगी, टीचर्स के भी हाफ पे होगी, जो उनको देख रहे हैं या जो आसपास के हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, उनके भी हाफ पे होगी। ठीक है। तो इवैल्यूएशन करनी है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जितना आउटपुट आया उसको हम रिकॉर्ड करके रख लेंगे। क्यों रख लेंगे? अगले बच्चों को नहीं, उन बच्चों के लिए भी, अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर सेम चीज़ करनी पड़ जाती है तो उनको उनका रिकॉर्ड रहेगा कि आपने लास्ट टाइम कैसी परफॉर्मेंस की थी और इस बार कैसी परफॉर्मेंस है आपकी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? अब इसके फ़ायदे कर सकते हो, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? साइकोलॉजिकल मेथड है? मनोवैज्ञानिक मेथड है या नहीं है? जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे वो बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हम बार बार बात कर रहे थे ना, तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं? साइकोलॉजिकली, वो बच्चों के अकॉर्डिंगली होती है। तो ये मेथड कैसा है? साइकोलॉजिकल मेथड है। ठीक है। उसके बाद नॉलेज परमानेंट मिलेगी या टेम्परेरी मिलेगी? क्यों? लर्निंग बाय डूइंग, जो लर्निंग बाय डूइंग है वो इसी चीज़ पे है कि नॉलेज कैसी होएगी? परमानेंट। जब भी आप करके देखते हो तो आपका एक्सपीरियंस तभी काउंट होगा, क्योंकि आपने वो करके देखी है। एक्सपीरियंस कब बनता है? जब हम पहले वो काम कर चुके होते हैं, है ना। तो लर्निंग कैसी रहेगी? परमानेंट रहेगी। थिंकिंग पावर इंक्रीज होती है, क्योंकि हम अगली बार फिर सोच के चलेंगे कि लास्ट टाइम मैंने ये मिस्टेक की थी, अब नहीं मिस्टेक करनी मैंने, तो उस चीज़ को हम ध्यान रखते हैं, तो हमारी थिंकिंग इंक्रीज होती है। अच्छा, मेहनत करने की हमें हैबिट हो जाती है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग है। ठीक है। उसके बाद रूट मेमोराइजेशन कम, क्रैमिंग कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी। तो रूट मेमोराइजेशन बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद कोरिलेशन विद रियल लाइफ, कि सारी सिचुएशंस कैसी हैं? रियल लाइफ से संबंधित हैं, तो ये भी क्या होगा? रियल लाइफ से संबंधित होगा। तो एक है हमारे पास पावर ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? सुना वर्ड? क्या होता है? हिंदी बताऊं? सहन शक्ति। सहन शक्ति, किसी चीज़ को सहन करना, टॉलरेट करना। अगर हम ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो बच्चों को एज वेल एज टीचर को टॉलरेंट होना बहुत ज़रूरी है, सहनशील होना बहुत ज़रूरी है। टेम्पर लूज़ नहीं करना। अगर मान लो कि बच्चे ने मिस्टेक कर दी तो गुस्सा आता है? नहीं करना। कर दिया तो बच्चा अपनी आउटपुट पूरी नहीं देगा। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को एक साथ इकट्ठे करने के लिए अगर हम चिल्लाते ही रहेंगे, गुस्सा ही करते रहेंगे, तो कोई भी बच्चा टीचर के पास जाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, लर्निंग बाय डूइंग है, टॉलरेंस सीखते हैं हम, डिसिप्लिन रहना सीखते हैं। तो ये इसकी मेरिट्स थी।
ठीक है। थोड़ी सी इसकी डीमेरिट्स भी हैं कि टाइम टेबल से बाहर जाके काम करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। आउटपुट अच्छा है बट टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम हर एक चीज़ जो है प्रोजेक्ट मेथड से नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी डीबैक है, ठीक है। तो होप कि आज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आ गया समझ।